Hello and welcome to English tutorial. Today's topic is tense. आज का टॉपिक टेंस है. आज हम टेंस पे बात करेंगे. इससे पहले कि शुरू करें आपको एक शायर की कुछ लाइन सुनाता हूँ. शायर कहता है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ. थैंक यू. तो टेंस वक्त या काल तीन तरह का होता है. एक वो वक्त जो गुजर चुका, एक वो वक्त जो चल रहा है, एक वो वक्त जो आएगा. जो चल रहा है वो प्रेजेंट, जो गुजर चुका वो पास्ट, जो आने वाला है वो फ्यूचर. सो टेंस की तीन किस्में होती हैं. टाइप्स ऑफ टेंस तीन किस्में होती हैं. पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस. तीन तरह का होता है. उसको हिंदी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल. ओके. टेंस तीन तरह का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस फिर से चार किस्मों में बांटा गया है. पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो चार हो गए. सो प्रेजेंट टेंस की चार किस्में हो गई, 4 टाइप्स. ऐसे ही पास्ट की चार किस्में हो जाएंगी और फ्यूचर की चार. सो टोटल देयर आर 12 टेंसेस. देयर आर टोटल 12 टेंसेस. ऑलराइट. अब उसमें सबसे पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में उर्दू में बड़ा आसान है इसको समझना. पहचान इसकी क्या है, कैसे आप इसको हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में. तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि नहीं है. अगर आपने ये पहचान लिया कि जी हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो फिर आप वो रूल जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है वो आप उसको लगा देंगे एंड देन यू कैन इजीली ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश. ऑलराइट. तो पहचान इसकी बहुत आसान है. सेंटेंस के आखिर में जब आप हिंदी में बोलते हैं या उर्दू में बोलते हैं या किसी और मिलती जुलती भाषा में, तो सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हूँ वगैरह वगैरह आता है. जैसे मैं जाता हूँ, वो पढ़ता है, ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. अब यहाँ पे जो हैं, हूँ वगैरह है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है. हैं के लिए आर नहीं लिखेंगे, है के लिए इज नहीं लिखेंगे, हूँ के लिए एम नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये समझें. कई बार बच्चों से गलतियाँ होती हैं. अभी हम जो ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास चला रहे हैं, तो हालांकि बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे उनसे जब मैं बोलता हूँ कि यस प्लीज स्पीक फॉर 2 minutes इन इंग्लिश, टेल मी समथिंग अबाउट योर स्कूल, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू मैथमेटिक्स. तो जब वो शुरू करते हैं तो कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं आई एम गो टू स्कूल. उनको मालूम है मैं स्कूल जाता हूँ, तो हूँ के लिए एम लगाते हैं. एम नहीं लगाना है. अगर आपने पहचान लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आया, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जुमला है, वाक्य है. और उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इज, एम, आर वगैरह नहीं लगाएंगे. वैसे ये है, हूँ, है का मतलब निकल जाता है. ठीक है. तो आप ये नहीं बोलेंगे आई एम गो, आप बोलेंगे आई गो टू स्कूल. I go to school. They complete their homework. Alright.
तो अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद से आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं होता है, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं शोर मचाता हूँ। फिर आएगा अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन। क्या वो मेरी मदद करता है? क्या शर्मा जी इंग्लिश पढ़ाते हैं? ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जैसे वो पढ़ता है, वो लिखता है, हम खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलता है, ये बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं। अब इनको आपने देखिए, सबसे पहला काम तो आपने ये किया कि आपने ये पहचान लिया कि जो सेंटेंस है हिंदी में जिसको द वन विच यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, दैट बिलोंग्स टू, दैट इज फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपने पहचान लिया। पहचानने के बाद अब आप ये पहचानेंगे कि क्या ये नेगेटिव है, नहीं आता है, इसमें नेगेटिव नहीं है। क्या ये क्वेश्चन है, क्या आता है, सवाल पूछा जा नहीं है, तो फिर वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। आप ऐसे समझे, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल है, जो नियम है ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में, वो ये है। अब समझे आप बात को। ये एसएस मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट। एसएस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट। V1, V मीन्स वर्ब, क्रिया। अब आप क्रिया ना बोले, वर्ब बोले। Verb, the first form of the verb we will be writing here, and you know the first form of the verb means like go, went, gone. So go is the first form, went is the second form, and gone is the third form. Alright, play, played, played. Play is the first form, V1. Played is the second form, and again played is the third form. Both second and third same. Right. So come, came, come. Come, first form, came, second form, come again, third form. Right? So we are going to use here the first form of the verb, V1. Alright? And then we use S और ES. कहाँ पे S और कहाँ पे ES लगाते हैं, इसके चक्कर में भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। कुछ तो आपको मालूम है, जैसे go के बाद ES लगता है। Alright? teach है तो उसके बाद CH है तो उसके बाद ES लगता है। तो कहीं S लगेगा, कहीं ES लगेगा, इतना आपको आता है। अब उसके बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, वो आप करते करते समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपने सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा। अगर एक वचन करता, एक आदमी है, एक बंदा है, कोई एक स्टूडेंट है, या ही है, या शी है, इट है, यहाँ लिखते हैं ही, शी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वो लिख लेंगे। और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें एस या ES कोई एक लगा देंगे, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिख देंगे। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ बचती है तो उसको लिख देंगे। जैसे कि एक अच्छा, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात है। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है, बहुवचन, एक से ज्यादा, प्लूरल, तो वो यहाँ लिखेंगे। अब आई को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं, तो आई, वी, यू, दे, या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे ये लड़के, वो लड़कियां, लोग, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। और उसके बाद अगेन V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन अब S या ES यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, उसकी जरूरत नहीं है, प्लूरल के साथ नहीं लगाते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस ये है कि वो एक खत लिखता है, वो एक पत्र लिखता है। क्या लिखा आपने? वो एक पत्र लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ही का मतलब सिंगुलर, तो वो इस नियम से बनेगा, ये रूल, दिस रूल। सो सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह हमने ही लिख दिया। देन वो एक खत लिखता है, लिखना मीन्स टू राइट, राइट इज द वर्ब, and write, wrote, written. Write is the first form, wrote is the second form, written is the third form. So write is the first form, so V1 write, so he write, लेकिन S या ES लगाएंगे तो ऑलरेडी WRITE राइट होता है, ये तो ऑलरेडी वहां पे S लगा दिया, so he writes। स्पेलिंग राइट की क्या होती है? WRITE राइट, ये तो ऑलरेडी है, फिर वहां पे S लगा दिया, दोनों में से कोई एक लगाना है। सो ही राइट्स, ही राइट्स। अब बचा क्या ऑब्जेक्ट? अ लेटर, तो वह खत लिखता है, मगर ही इज राइट अ लेटर नहीं बोलेंगे, इस नहीं लगाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ही इज राइट अ लेटर, नो, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ऑलराइट, वह खत लिखता है। ओके,
Now, let us take one more sentence. एक और सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे कि हिंदी में है आप मेरी मदद करते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आप का मतलब यू. तो यू सब्जेक्ट की जगह यू. पहले हमने यू लिख लिया यहाँ पे. चलो ठीक है, यू. यू. फाइन. अब ये यू कहां पे आएगा? यू कम्स इन दिस कैटेगरी प्लूरल. आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट. सो यू इसमें आता है. ठीक है, तो आपने प्लूरल सब्जेक्ट की जगह पे आपने लिख दिया यू. अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे. जैसे हमने क्या बोला? आप मेरी मदद करते हैं. मदद करना मीन्स टू हेल्प. हेल्प, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड. तो फर्स्ट फॉर्म जो है हेल्प है, HELP, हेल्प. सो यू हेल्प, यू एंड देन यू हेल्प. फाइन, यू हेल्प. एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि हम इस नियम से बना रहे हैं ना. ये प्लूरल में आता है ना. यू, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल में आते हैं. या और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे ये लड़के, वो लड़कियां, ये लोग, तो सब प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, मगर आई को प्लूरल में ही माना जाता है. राइट. सो यू हेल्प एंड मी. यू हेल्प मी. यू हेल्प मी. आप मेरी मदद करते हैं. यू हेल्प मी. फाइन. अंडरस्टूड. यू हेल्प मी. आप मेरी मदद करते हैं. है कि इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी. प्लीज रिमेम्बर. वो उसमें आ गया, मतलब में आ गया. यू हेल्प मी. एक और बनाइए. ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं. ये लड़के, दीज बॉयज. तो दीज बॉयज में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा. दीज बॉयज, दीज बॉयज, दीज these boys, these boys, ये इस नियम से बन रहा है. these boys प्लूरल. तो प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. ये लड़के क्या था? सेंटेंस क्या था? ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं. खेलना, टू प्ले, खेलना. प्ले, प्ले, प्लेड. सो प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो these boys play, PLY play. So these boys play. These boys play and then object is cricket. SEIS नहीं लगेगा क्योंकि एस और एस तो इसमें लगता है ना, पहले वाले नियम में लगता है. हमारा ये सेंटेंस जो दूसरे नियम से बनेगा क्योंकि ये प्लूरल है ना. These boys प्लूरल है. राइट. So these boys play cricket. These boys play cricket. ये लड़के क्रिकेट खेलते हैं. अगर इसके आगे था ये लड़के रोज क्रिकेट खेलते हैं तो उसको इसके बाद लगा देते प्लस एक्स्ट्रा एडिशनल. सो दीज बॉयज प्ले क्रिकेट डेली, एवरी डे. या इन द गार्डन. दीज बॉयज प्ले क्रिकेट इन द गार्डन. गार्डन में खेलते हैं. दीज बॉयज प्ले क्रिकेट. ये तो मेन है ना. ये स्ट्रक्चर, सी द स्ट्रक्चर. हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Subject, then also you have to see whether singular or plural. Then verb. In this first case, S or ES. In the second case, no SES. And then after that, object plus additional. Daily, every day, in the garden. जैसे कि मैं हर महीने दिल्ली जाता हूँ. बहरहाल अभी तो मैं मुंबई में हूँ. लेकिन अगर ये कहना हो कि मैं हर महीने दिल्ली जाता हूँ, तो मैं, आई यहाँ पे आ जाएगा ना, प्लूरल में जाए. आई गो टू दिल्ली एवरी मंथ. उसके आगे लग जाएगा. राइट. या मैं मई के महीने में नैनीताल जाता हूँ. सो आई गो टू नैनीताल इन द मंथ ऑफ मे. या मई में अगर है तो इन मे. करेक्ट. तो मेन ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड.
I wanted to discuss both affirmative sentences and negative sentences also, but thinking that again the purpose may not be solved. जो पर्पस है शायद फिर वो सॉल्व ना हो पाए. पर्पस ये है कि जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये ट्रांसलेट करना, जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, छोटे बच्चे, तो वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझे. पहले एक तरह के सेंटेंस को समझे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझे. देन आई टेल यू, आई टीच यू अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. एक समझ में आएगा तो दूसरा मुश्किल नहीं है. पहले मैंने सोचा था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आपको बताऊंगा, लेकिन शायद कंफ्यूजन ना हो जाए, तो उस कंफ्यूजन को दूर रहे भाई कंफ्यूजन. और आपको ऐसा लाइक नो, इट्स वेरी इजी. इंग्लिश इज वेरी इजी. ओ माय, दीज आर द रूल्स like mathematics. In mathematics, like you use formula, no, mathematics are formula is in a similar way you are using formula. So English is very easy. All right. तो अब मैंने आपको एक, देखिए, ये प्लूरल का बना दिया, ये भी आपका प्लूरल में आ गया, ये आपका सिंगुलर में आ गया. ठीक है. So he writes a letter, you help me, these boys play cricket. ये 3 सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट कर दिए इंग्लिश में. अब आप इसको अब इस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है. 2-4 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करना चाहिए इंग्लिश में. तो मैं आपको 2-4 सेंटेंसेस हिंदी में बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, और आप उसको ट्रांसलेट कीजिए. और ट्रांसलेट करके अगर आपके आसपास कोई है तो उससे चेक करवा लीजिए whether it is right or wrong. या अगर आप मेरे YouTube चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिखिए, देन आई चेक इट. इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, 4-5 सेंटेंसेस में दे रहा हूँ. आप बनाइएगा. सो प्लीज़ नोट डाउन simple present tense, and I am telling you affirmative sentences. All right. So please write down. पहला सेंटेंस ये आपको ट्रांसलेट करना है. पहला सेंटेंस आप लिखिए, तुम नदी में तैरते हो. तुम नदी में तैरते हो. एक सेंटेंस हो गया. दूसरा लिखिए, रेखा तुम्हारी मदद करती है. रेखा तुम्हारी मदद करती है. चलिए, अब तीसरा लिखिए, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ. मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ. चौथा सेंटेंस लिखिए, मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं. मेरे अब्बूजान, मेरे पिताजी, my father, my dad. All right, whatever you want to say. So मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं. और एक लिखें, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ. तुम बाजार नहीं जाते, नहीं करना है. तुम बाजार जाते हो. तुम बाजार जाते हो. ये लड़के शोर मचाते हैं. ये लड़के शोर मचाते हैं. ठीक है. तो जितने भी सेंटेंसेस हुए आप इसको यू प्लीज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. फर्स्ट यू सी दीज रूल्स
and see how I have translated into English. Please try to understand, try to get it, and then translate these sentences which I have given you into English. और हो सके तो आप एक दो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कैसे, इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग, या कोई आपके आसपास हो, बड़ा भाई, कोई टीचर या कोई भी, तो उससे चेक करा लें वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके देन, चलिए आपको चलते चलते मैं एक जोक भी सुनाता हूँ। एक बाजार में इट वॉज ओवर क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ में एक शायर साहब भी बाजार गए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो किसी से टकरा गए, ज़रा सा लग गया था ना, भीड़ बहुत ज़्यादा है तो टक्कर लग गया। तो टकराने के बाद शायर साहब ने उस आदमी से कहा कि क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो उस आदमी ने कहा कि और क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो शायर साहब ने कहा कि मैं तो आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था। तो उस आदमी ने भी वैसे ही कहा, मैं भी आपको बड़ा शरीफ आदमी समझता था। तो शायर साहब ने कहा, सुनिएगा, शायर साहब ने कहा कि ओ, तो मैंने ही गलत समझा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स।